केमिकल फॉर्मूला। दो टाइप का है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है एम्पायरिकल फॉर्मूला, और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर। जनरली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसको बताते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, राइट। तो हम जनरली जिसके बारे में बताते हैं वो कौन होता है? मॉलिक्यूलर। एक्चुअल में क्या है, एक जो मॉलिक्यूल है, जैसे एग्जांपल के लिए ले हम, एक मॉलिक्यूल है C6H12O6 ग्लूकोज। अब ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, अब उसके अंदर उसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है वो समझ लीजिए। वो जो एक्चुअल रेशियो को बता रहा है, किसको? एटम्स की। इसके अंदर तीन तरह के एलिमेंट, पहले सुनिए, बोलिएगा नहीं, सुनेगा। इसमें 3 टाइप्स के एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये 3 टाइप के एलिमेंट। और एटम कितने हैं? कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के भी 6 एटम। ठीक है, ये एलिमेंट के एटम्स। तो एलिमेंट कौन से? 3 तरह के, तो हम वेरियस एलिमेंट कह सकते हैं, राइट। तो इन वेरियस एलिमेंट के एटम्स के बीच में एक ही मॉलिक्यूल लिया है हमने, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के में जितने भी एटम्स होते हैं, किसके एटम्स होते हैं? एलिमेंट के एटम। एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनके बीच में अगर सिंपलेस्ट रेस बताया जाए तो वो कौन है? एम्पायरिकल फॉर्मूला। और उनके बीच का एक्चुअल रेशियो बताया जाए तो कौन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या काम करेगा? इसके बीच का क्या रेशियो होता है? 6, 12 और 6, यानी इस रेशियो को बताए। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किस रेशियो को बता रहा है? इस रेशियो। अगर हम कहें कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो उसकी इस रेशियो को बताने वाला जो फॉर्मूला है C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और उसके सिंपलेस्ट रेशियो को बताने वाला, सिंपलेस्ट करोगे तो इसमें से एक फैक्टर नजर आएगा आपको, कॉमन फैक्टर जो है सब में, वो कौन है? 6। उस कॉमन फैक्टर को जैसे ही आप रिमूव करेंगे और कॉमन फैक्टर हटा देंगे तो वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, किसमें? एम्पायरिकल फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा, और सिंपलेस्ट रेशियो इसका कॉमन फैक्टर आप हटाओगे 6 तो क्या आ जाएगा? 1:2:1, दैट्स मीन CH2O। तो the empirical formula of glucose is CH2O and the molecular formula of glucose is C6H12O6। क्लियर? तो यहां से एक बात तो हमें समझनी जरूरी है, वो क्या? जो सिंपलेस्ट रेशियो को बताए वो कौन है? एम्पायरिकल फॉर्मूला। अब किसका सिंपलेस्ट रेशियो? एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम हैं उनके बीच का सिंपलेस्ट रेशियो, उनकी नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो, नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो। कहां? एक मॉलिक्यूल में, ओनली वन एटम। ठीक है, तो मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो मैं क्या कहने वाला हूं? द फॉर्मूला of the compound which give simplest whole number ratio of all the atoms of various element presenting one more of various element presenting one mole। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी अलग अलग एलिमेंट के जो सारे एटम्स होते हैं उनके बीच सिंपलेस्ट रेशियो को बताने वाला, उनकी नंबर, एटम की नंबर के सिंपलेस्ट रेशियो को बताने वाले
फॉर्मूले को हम कहते हैं क्या, एम्पायरिकल। क्लियर। और जितने भी मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना, जितने भी एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, जितने भी एटम, उनकी वाकई में एक्चुअल नंबर को जो बता दे या एक्चुअल नंबर के रेशियो को जो बता दे, एक्चुअल नंबर को बता दे या एक्चुअल नंबर के रेशियो को जो बताए, वो कौन है। तो सेम बस पूरा यही लिखना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की जगह आपको क्या लिखना है, एक्चुअल रेशियो। ठीक है, एक्चुअल रेशियो। क्लियर है। तो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज आल्सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड which represent या which gives एक्चुअल रेशियो। ठीक है, एक्चुअल रेशियो ऑफ ऑल द एटम्स। अच्छा, ये अगर आपको लगे कि हम बहुत बड़ा सा लिख रहे हैं, ऑल द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट लिख रहे हैं, तो वेरियस एलिमेंट ना भी लिखो, डायरेक्टली लिख देना ऑल द एटम्स इन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है दोस्तों, जो एक्चुअल रेशियो है, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल किए, अब अभी तो ये किया क्या ग्लूकोज का, अब और भी कर लेते। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल देख लेते हैं हम जहां पर एक्चुअल रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो की बात करते हैं। इन ग्लूकोज का केस आपको मालूम नहीं है, मैं बीच में ग्लूकोज लूं और ग्लूकोज को अगर मुझे एमएफ में दिखाना है, यानी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाना है, तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, C6H12O6, यानी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल रेशियो 6:12:12। और इसी का अगर इंपायरिकल फॉर्मूला दिखाना है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CH2O। यहां पर एक कॉमन फैक्टर रिमूव, वो क्या है, 6। ठीक है, समझ रहे हो, तो किसको दिखा रहा है, इंपायरिकल फॉर्मूला, क्या रेशियो दिखा रहा है, सिंपलेस्ट, इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट रेशियो को दिखा रहा है। एक एग्जांपल और लें, H2O2 हमारे पास लिखा है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, इसको दिखा रहा है 2:2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1। एक्चुअल को दिखाएगा किसको, तो 2:2 ही लिखना पड़ेगा। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसी को इंपायरिकल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, HO। HO मतलब 1:1। यहाँ से एक फैक्टर नजर आया, वो निकाला है हमने, कौन, 2। समझ आ रहा है। ऐसे ही बेंजीन है, बेंजीन को अगर हम दिखाना चाहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, तो हम लिखने वाले हैं C6H6। और अगर हम उसको दिखाना चाहते हैं इंपायरिकल फॉर्मूले, तो CH। तो यहाँ से एक कॉमन फैक्टर रिमूव हो रहा है 6, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंपायरिकल। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपायरिकल फॉर्मूला के बीच एक रिलेशन है, क्या, कोई कॉमन फैक्टर है, या कहें तो उसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यूं कह दीजिए। मैं आपको यहां से बताता हूँ, अच्छा इसमें मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं 6 का, तो वही आ जाएगा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं कहूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे मिलता है कब, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे मिल जाता है कब, जब मैं इंपायरिकल फॉर्मूले को इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सपोज दैट दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज द n, n इज द, n की नंबर अभी मुझे पता नहीं, तो मैं कह देता हूं वो n है, वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आल्सो कॉल्ड कॉमन फैक्टर। सो आल्सो मल्टीप्लाइंग, ठीक है, तो एक ही बात है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या कॉमन फैक्टर, एक ही बात, समझ में आया। सो empirical formula is multiplied by the common factor या multiplying factor, the empirical formula change into the molecular formula, या यूं कहें the common factor removed from the molecular formula is common factor removed from the molecular formula is changed into the
समझ आ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कोई कॉमन फैक्टर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा, एन की वैल्यू अगर आपको किस तरह से बताए, अगर आपको किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता है और एम्पायरिकल फॉर्मूला भी पता है तो आप एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे? ये क्या है, ये मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एमएफ एंड ईएफ, ठीक है? सो रिलेशनशिप बिटवीन एमएफ मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ईएफ एम्पायरिकल। समझ रहे? तो हम ये रिलेशन कर रहे हैं किसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पायरिकल। और इसको लिख दूं क्या, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से तो मेरा काम नहीं चलेगा, मैं इसको इसी चीज को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास लिख दूंगा। फॉर्मूला मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर हमें पता है तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला मास है। फॉर्मूला इसे निकालते हैं ना मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज डिवाइडेड बाय एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। तो आप क्या निकाल सकते हैं, यू फाउंड द कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई। क्लियर? अब हम ये काम करते हैं कि इसके थ्रू कुछ न्यूमेरिकल यानी किसी किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पायरिकल फॉर्मूला फाउंड, ठीक है? तो आप ये पहले नोट कर लीजिएगा, मुझे पहली बार कि आपने नोट कर लिया है क्या, तो फिर मैं इसके बाद आपको बता देता हूँ। हाँ, तो इसके बाद हम बता रहे हैं क्या बेटा, ओके ओके। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इसके बेस्ड पर हम किसी कंपाउंड का किस तरह से एम्पायरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पायरिकल फॉर्मूला और एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पायरिकल फॉर्मूला हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें ये आना चाहिए किसी कंपाउंड में परसेंट कंपोजिशन क्या होता है। तो हमें ये भी निकालना आना चाहिए डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंट कंपोजिशन इन द कंपाउंड। जो गिवन कंपाउंड, जो गिवन दिया है आपको कंपाउंड, उसमें आपको परसेंट कंपोजिशन निकालना आना चाहिए, पहला केस। ठीक है, हटा दूं? यानी हमसे कहा गया एक क्रिस्टल दे दिया या एक कोई कंपाउंड दे दिया और कहा फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ ऑल द एटम्स या फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन of all the atoms present in the one molecule of the compound। एक कंपाउंड के, अब वन मॉलिक्यूल की बात करें तो वन मॉलिक्यूल की बात करें, या हम पूरे कंपाउंड की बात करें, उस कंपाउंड में कंपाउंड का मास दे दिया जाएगा, ठीक है? वो कंपाउंड का मास देकर हमसे कहा जाएगा परसेंट कंपोजिशन फाइंड आउट करो। तो पहले मैं आपको एम्पायरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलवाने के बजाय परसेंट कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं वो कर। जब आप परसेंट कंपोजिशन काउंट करना सीख जाएंगे तो आप एम्पायरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम कोई गिवन कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे NaOH ले ले, कोई भी ले लो, बस केवल थोड़ा सा परसेंट कंपोजिशन निकालना आना चाहिए। कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन, calculate the percent composition
composition, percentage composition in NaOH, इसके अंदर निकालना है NaOH। कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं, आप एक सिंपल सा समझ लीजिए, फिर हम किसी में भी निकालेंगे, ठीक है। तो हम परसेंट कंपोजिशन निकालना चाहते हैं किसके अंदर, NaOH। निकालिए हम परसेंट। चलिए, तो हम परसेंट कंपोजिशन निकालने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, ध्यान से सुनिए। ये हमें टोटल के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया, वेट नहीं दिया। अगर वेट दे देता तो हम वैसे काउंट करते। तो हमें क्या चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास पर चले जाए तो बहुत बेहतरीन। एक मोल के मास, मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मॉलिक्यूलर वेट NaOH सबको पता होना चाहिए कितना है। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी मॉलिक्यूलर वेट हो गया 40 kMe। लेकिन अगर मैं यहाँ मोलर मास लिख दूं तो मुझे बहुत आसान हो जाएगा। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH कितना है, 40 ग्राम, यानी वेट आ गया मेरे पास, आसान काम हो गया। तो मोलर मास ऑफ NaOH पूरा लिखो, कितना आ गया, 40 ग्राम। अब मुझे 40 ग्राम में बात की गई है, लेकिन मुझे क्या बताना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज बताना है तो मैं किसमें बताऊंगा, 100 ग्राम में कितना है सोडियम, कितना है। तो 40 ग्राम का तो मुझे पता है कि कितना है। तो मैं यहाँ देखो आपसे बात करता हूँ, ध्यान से समझना। अभी ध्यान से समझेंगे तो यार ये अपने आप में मैंने इसको 100% मान लिया। क्या मान ली, इसको 100% मान लिया। और इसमें सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन। तो मुझे किसका परसेंट निकालना है, सोडियम का परसेंट निकालना। समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, सोडियम का। तो मैं एक बात तो जानता ही हूँ कि 40 ग्राम ऑफ NaOH कंटेन्स सोडियम। कितना सोडियम है 40 ग्राम के पास, 23। बस खत्म, सीधा सीधा है। तो 40 ग्राम के पास 23 ग्राम है, क्लियर है था। लेकिन हम परसेंट निकालना चाहते हैं, परसेंट कितने में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड परसेंट क्या है 100। हम कहेंगे 100 ग्राम ऑफ NaOH कंटेन्स सोडियम। कितना, 40 के पास कितना है 23, और रेफरेंस वैल्यू क्या है मेरे पास 100। किस में निकालना है मुझे 100, तो जो आएगा निकाल दूंगा। ठीक है, समझ आ जाएगा, निकालेंगे आप, निकालेंगे। अभी देखिए, ठीक है, कितना आ रहा है 57 पॉइंट तक है। ये परसेंट आ गया किसका, सोडियम का। इसी तरह सिमिलरली किसका निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या कहें, 100 ग्राम ऑफ NaOH कंटेन ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है 16/40 इंटू 100, बोलो चलेगा। इसका भी निकालना। दूसरा 100 ग्राम ऑफ, कौन दिया है, अब कौन है, हाइड्रोजन। कंटेन हाइड्रोजन कितना 1/40 इंटू 100। ये तो बहुत इजीली निकालना है। कितना आ गया 2.5। तो ये 2.5% आ जाएगा। ये भी बहुत आराम से आ जाएगा, सीधा सीधा आ गया। समझ में आ रहा है, ये देखो, ठीक है, यानी कितना आ गया 40%। अब सबको सम कर दोगे 100 है, ठीक है। तो 100 में से 100% कौन है हमारे पास, NaOH। 40 ग्राम मतलब 100%, जितना दिया वो 100%। उसमें से 57.5% सोडियम है, 40% ऑक्सीजन है और 2.5%
क्लियर है ना इतना? ये किसी में भी निकाल सकते हैं ना। मान लो हमें गिवन सैंपल में कॉपर सल्फेट दे दिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का पूरा फॉर्मूला ये दे दिया, तो आपको क्या है, सबके मास पता होंगे, 63.5, ये 32, ऑक्सीजन 16 और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दें 4 और हाइड्रोजन का मास 1 into 10। अच्छा ऑक्सीजन में एक और लगा देना, कितना है ऑक्सीजन 4 ये है, एक ये कितनी है 5 और ये 4, टोटल कितनी ऑक्सीजन है 9। समझ में आ रहा है? और इन सब का सम कर लेंगे तो आपको टोटल मास पता चल जाएगा किसका, इसका, ठीक है। और टोटल मास में कितना आ रहा है, टोटल मास सम करूं 249.5, तो इतना सब, इतना क्या दिया है हमको कॉपर सल्फेट। अब इतने में आपका ये कितना है कॉपर 63.5, और अगर आप इसका परसेंट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे 249.5 into 100, ये इसका परसेंट आ जाएगा आराम से, कॉपर का परसेंट, समझ गए? तो इसी तरह से आप सल्फर का निकालेंगे, 32 को ऊपर रख के टोटल मास को नीचे, सेम जो निकाला है। क्लियर है? ओके, समझ आया होगा आपको? ये था परसेंट कंपोजिशन। अब हम फाइंड करना चाहते हैं क्या, एम्पायरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ, एम्पायरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ना बेटा ये फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूले को इसी तरह से लिखें, ये फॉर्मूले में सारे एटम को सम करना, ठीक है। ये आप इसको इसमें मल्टीप्लाई ना करें प्लीज, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉपर है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन इधर दिए हैं, 5 ऑक्सीजन इधर दिए हैं, तो उनको सम कर, ठीक है। हाइड्रोजन का ये 5h2 कंपोजिशन अलग दिया है, हाइड्रोजन का 10 हो गया, 10 को दिया है, एक का 1, 10 का 10, 5 2 10, और तो नहीं ऑक्सीजन ये 5 अलग है, सामने लगाया ना 5, ये पूरा ऐसे देखा करो H2O, ठीक है। तो 10 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने दिए, समझ गए? और इसको इसमें मल्टीप्लाई मत करना, ये कंपोजिशन में क्या दे दिया गया है कि उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के साथ, समझ आया? ठीक है, क्लियर है तब? अभी नोट कर लिया? ओके, अब मैं इसके बाद आपको एम्पायरिकल फॉर्मूला या फिर आपको, ठीक है ले लीजिए नोट कर लीजिए। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूं क्या बता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पायरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, कोई एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और फाइंड करने का तरीका होता है। क्लियर? एक सिंपल सा ले लेते हैं, फिर आज से आप कर लेंगे तो हम और अच्छे अच्छे कर लेंगे, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी देखो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े नहीं, लेकिन हम वैसे ही ले रहे हैं एक और, अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे। जैसे एक ऑर्गेनिक, हालांकि कुछ के नाम जानते हैं, एसिटिक एसिड है, इथेनॉल है, बहुत सारे नाम जानते हैं, राइट। तो एनऑर्गेनिक यहाँ तो लेकिन वो दे रहा है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या है क्या नहीं। एनऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फॉलोइंग परसेंटेज, या फॉलोइंग डेटा जो भी दे रहे हैं, ठीक। फॉलोइंग परसेंट कंपोजिशन, परसेंट
कंपोजिशन, इसके अंदर फॉलोइंग कंपोजिशन दिया गया है, परसेंट कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ कार्बन दे दिया 48% दे दिया पहले से, ठीक है। हाइड्रोजन जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन मेनली, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, वो दे रहा है हाइड्रोजन 8%, ठीक है, नाइट्रोजन 28% एंड ऑक्सीजन close to 60%। और आपसे कहा गया कैलकुलेट इंपायरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, पहले मैं इंपायरिकल सिखाता हूँ फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कैलकुलेट द इंपायरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको कहा गया इसके एम्पायरिकल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, आपको दे दिया डेटा, डेटा आपके पास है, अब क्या है, बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, डेटा तो आपके पास आ गया, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, करें निकालें, ठीक है ना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें एक तरीका है निकालने का, वो बता रहे रूल्स, और रूल्स इसी में समझ लेना, मैं निकाल के लाऊंगा इसी में। सबसे पहले एलिमेंट जो है वो नोट कर देंगे, कौन है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और कौन, ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन। अब हमें परसेंट कंपोजिशन दिया गया, परसेंटेज, तो हम परसेंटेज लिख देते हैं, इसका परसेंटेज कितना दिया गया है, कार्बन का दिया है हमें 48, हाइड्रोजन का 8, नाइट्रोजन का 28, समझ गए इतना, और इसका कितना दिया है 60, क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद हमको एक चीज हमें पता होना चाहिए, क्या, एटॉमिक मास, क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहते हो आप, ठीक है। एटॉमिक मास तो हमको सबके पता है, कार्बन का कितना होता है 12, क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 60, ठीक है। अब एक चीज हम निकालते हैं, वो क्या होता है, ध्यान से सुनो, ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स का मतलब होता है मोल्स निकालना, ठीक है। ग्राम एटम का मतलब क्या है, मोल्स निकालना। इसमें ग्राम एटम निकालने का तरीका क्या है, जो परसेंट कंपोजिशन दिया है उसको डिवाइड कर दो किससे, एटॉमिक मास, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ग्राम एटम आ जाएंगे। ग्राम एटम का एक दूसरा नाम बोलते हैं क्या, मोल आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। अगर आप वेट में दोनों को मान ले, ये 48 ग्राम है और ये 12 ग्राम, अगर मान ले, वैसे एटॉमिक मास सेम ही होता है आपको पता है, लेकिन अगर मैं कह दूं ये एटॉमिक मास की जगह क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो मैं, अच्छा मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं, 48/12 ग्राम एटम्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है बेटा, ठीक है। इसके पास क्या है 8/1, क्लियर, और ये क्या आएगा 28/14 और 16/16, क्लियर है सबको। तो इसमें क्या आ गया 4, 8, 2, 1, तो ये आ गया हमारे पास क्या, ग्राम। अब हमको निकालना एक एटॉमिक रेशियो, क्या निकालना, एटॉमिक रेशियो, आप इसको एटॉमिक रेशियो कह सकते हो, और इन केस मोल की बात की तो इसको क्या कहेंगे हम, मोलर रेशियो, मोलर रेशियो, क्या करेंगे, मोलर रेशियो। अच्छा कैसे निकालना है मैं आपको, आप इनमें से कोई भी एक मिनिमम वैल्यू देखिए, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, और उससे सबको डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा उसका एटॉमिक रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक रेशियो निकालने का तरीका क्या है, इनमें से मिनिमम ग्राम एटम्स की मिनिमम वैल्यू से बाकी के जितने एटम्स दिए हैं उनकी वैल्यू को, ग्राम एटम्स, उनके ग्राम एटम्स को डिवाइड करो, तो 4 is divided by 1,
This is also 4, right? 8 is divided by 1, so also 8. इस केस में सेम आ सकता है, लेकिन हर एक केस में सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ छोटी वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए सेम आ गई। इसलिए मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ केस में करोगे जहां डिफरेंस कुछ होगा तो हम करके देख लेंगे, ठीक है। अब ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो, बिकॉज आप सब जानते हैं इंपायरिकल फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड which give the simplest ratio of all the atom present in one molecule। एक मॉलिक्यूल, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो बताने वाला फॉर्मूला है इंपायरिकल फॉर्मूला। तो मैं सिंपलेस्ट नंबर ऑफ रेशियो बता देता हूं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये बता देते हैं। तो होल नंबर रेशियो क्या आ जा रहा है, बताओ क्या रेशियो है, 4:8:2:1, ये आ गया। The simplest ratio, प्लीज ध्यान देना, simplest ratio of simplest ratio बता रहे हैं, simplest ratio of all the atoms present in compound, present in organic compound, जो दिया है given organic, present in one molecule of, ये बात याद रखना है, one molecule of organic compound। क्या आ रहा है बोलो, 4:8:2:1, क्लियर है। अब मैं बताऊंगा कि इंपायरिकल फॉर्मूला क्या निकला है। इंपायरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसका इंपायरिकल फॉर्मूला क्या होगा। देखो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, कार्बन कितना आ गया C4, ठीक। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन में H8, 2 का N2O। This is the empirical formula of the given organic compound in the sample। जो सैंपल दिया गया है, जिस सैंपल दिया है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसका इंपायरिकल फॉर्मूला क्या होने वाला है। क्लियर है सबको। बताओ किसी को प्रॉब्लम रह गई हो तो फिर से बताता हूँ। यस कल्पित, सिंपल बेटा, किसी भी इस रेशियो को और सिंपल को कर सकता है क्या? 1 से इसको काट ले 2 ही आएगा, तो इससे सिंपल क्या होगा बता। जहां 1 आ गया वो सब सिंपल हो गया, 1 से ज्यादा सिंपल कौन होता है, कोई नहीं। समझ आ रहा है सौरभ? दोबारा से लिख देता हूँ, 1 2 8 क्लियर है, समझ में। अब एक ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हमें इंपायरिकल के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करने को दिया जाए, ठीक है। तो आप एक काम करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी से। अरे दोस्त नोट कीजिए, ओके। जैसे और सम, हाँ निशान कुछ पूछ रहे हैं, यस। जैसे और सम सॉल्व करेंगे तो जैसे इसमें टेबल बनाई है, सारे सब में टेबल बनेगी, सब में टेबल बनेगी, आपको एलिमेंट पता चल जाएंगे यहाँ से। एटॉमिक मास आपको आना चाहिए, परसेंट ये दी जाएगी, परसेंट दी जाएगी, उससे आप ग्राम एटम कैसे निकालते हैं यानी मोल कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और फिर एटॉमिक रेशियो, सॉरी एन गलत लिख दिया, ठीक है, एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, इसमें से एटॉमिक रेशियो निकालते हैं, ठीक है। और एटॉमिक रेशियो जो आया वही उसका क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। समझ क्लियर है, समझ आ रहा है? चलो नोट कर लिया। अब एक और आपको न्यूमेरिकल देता हूं, ये टेबल यही बनी रहने दो,
आसान हो जाएगा आपका काम, केवल ये बदल जाएंगे सारे, राइट। जैसे हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया कि क्वेश्चन ले रहे हैं अपने हिसाब से ले लें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब देखो ये भी हमने कर लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर बार ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालें, इनऑर्गेनिक नहीं निकाल सकते। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड was found to have कार्बन, उसमें 61% क्या है, 11.88% हाइड्रोजन, ठीक है, एंड 27.12, हाँ ठीक है, 12% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैलकुलेट इट्स empirical, calculate its empirical and molecular formula, when its vapor density, इसका मैं आपको बताऊंगा क्या यूज होता है, वेपर डेंसिटी is 59, वेपर डेंसिटी is 15। वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला बता देता हूँ क्या यूज होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, ठीक है, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, या मॉलिक्यूलर वेट कह दूं नहीं चलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं कह सकते, 2 into वेपर डेंसिटी, हमेशा ये रहेगा 2 into वेपर डेंसिटी। ये तरीका होता है कि जितनी उसकी वेपर डेंसिटी है अगर उसको 2 से डिवाइड कर दे तो ये क्या बना देगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट या मास पता चल जाएगा, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक। तो इसका मतलब वेपर डेंसिटी क्या है, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन 2, समझ में आ रहा है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किसी को काट दें उसे तो उसकी क्या आ जाती है, वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, अगर मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है H2O तो मास कितना आ गया, 18 आ गया, और मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये वेपर डेंसिटी आ गई किसकी, वाटर की, वेपर डेंसिटी किसकी आ गई, समझ आ रहा है, क्लियर है। चलो तो ये दिया गया है, सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, फिर हम पहुंचेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर, क्लियर है इतना बेटा। चलो तो एलिमेंट कौन दिए गए, 3 दिए गए मेरे को, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हटा देता हूँ नीचे से। देख लो बेटा, कार्बन का परसेंटेज दिया है 61%, ठीक है, और हाइड्रोजन 11.88% और ऑक्सीजन दिया है 27.12%। एटॉमिक मास दे दिए, एटॉमिक मास कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें ग्राम एटम बताने हैं, ठीक है भैया, ग्राम एटम बताने, ग्राम एटम का
सीधा काम है 61 by 12 11.88 by 1 and 16 by 27.12 16 ग्राम एटम्स निकालिए हमने, मैं निकाल देता हूँ 12 5 ग्राम 16। तो हम क्या करें, पॉइंट लगा दें, कितना है हमारे पास 1, कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 का क्या हो गया 10 हो गया, लेकिन 10 भी अभी लोअर वैल्यू है, तो हम क्या करें 100 कर दें, 12 8 जा कितना हो जाएगा 96, चलेगा, इतना छोड़ दे साथ ही है, वो बात है पूरा नहीं कट रहा है तो आप 9 भी लिख सकते हो, और 9 नहीं लिखना है तो सिंपली 5.1 भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट, ये कैलकुलेशन सारी अप्रोक्सीमेट में चलेंगी, समझ रहे हैं, आप इसको 5.1 भी लिख सकते हो, चलो कोई बात नहीं, अब ये बता दो 11 पॉइंट, ये तो निकल आया, इसको आप निकालें 27.12 16 100, ये पॉइंट हटा दिए, ठीक है, आप इसको कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और सीधा डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे काम कितने टाइम से है, क्लियर है, और इतने में जा रहा है नहीं, अभी ठीक है, समझ आ रहा है ना पक्का, ओके, करो कितने टाइम से जाएगा, और उससे ज्यादा नहीं जाएगा, 7 मान लें उसको, देखो अप्रोक्सीमेट है ना, 6 तो बहुत कम हो गया, 6 तो 96 हो गया, हाँ, और इसमें अगर 16 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 7 टाइम, कितना हो जाएगा 112 हो रहा है ना, 112 हो रहा है ना, और ये ऑलमोस्ट 111 है, तो हम लास्ट एक फाइनली कर रहे हैं अगर इसको, तो ऑलमोस्ट 1.7 लिख दें, चलेगा ना, अब हम 6 निकालेंगे फिर 9 निकालेंगे, ये आएगा करीब करीब, तो इससे अच्छा है हम 1.7 कर दें, और मैंने क्या कहा, ये सारी कैलकुलेशन आपको अप्रोक्सीमेट में करनी, ठीक है, 1.7 क्लियर है आपको सबको, चलेगा, हाँ बेटा बोलो, अब हमको क्या करना है, इनमें से सबसे छोटी वाली वैल्यू ले लेना, तो उससे डिवाइड करना है, 5.08 डिवाइडेड बाई 1.7, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना, और ये 11.88 डिवाइडेड बाई 1.7 एंड द 1.7 इज डिवाइडेड बाई 1.7। अब देखो इसको अप्रोक्सीमेट जल्दी से कैलकुलेशन करना सीखना है, तो मैं 5.01 को 5.1 मान लूं, बोलो चलेगा कि नहीं, अरे यार ये तो है 5.08 लिखा है, तो मैं इसको अच्छी से कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ भी तो बढ़ा लिया था, तो फिर मैं यहाँ भी बढ़ा सकता हूँ, तो मैं ये बहुत जल्दी मेरा काम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करूँ, पॉइंट से पॉइंट कितना आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, और ये तो बन ही आ गया, ये आप करके देख लीजिए जरा, कितना आ रहा है 1188 1.7 रिमूव कर दीजिए, समझ आ रहा है, 170 से करोगे आप तो कितना आ रहा है, बोलो 7 आ रहा है, कर लिया है, कर लो, अब वैसे आना भी चाहिए, वैसे अप्रोक्सीमेट अगर हम इसको 200 मान लें, नहीं मान सकते बहुत अच्छा, हाँ 7 ही आ रहा है, अप्रोक्स 7 आ रहा है, चलेगा अप्रोक्स ही चलेगा 7, क्लियर है इतना, तो यहाँ क्या लिख दूं सिंपलेस्ट रेशियो 3 7 1, बोलो क्लियर है, अब इंपायरिकल फॉर्मूला तो आराम से आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, तो इंपायरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इंपायरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या आ रहा है बेटा, बोलो 3 का मल्टीप्लाई कर दो C3H7, क्लियर है, अच्छा ये चीज और निकाल लेते हैं,
आपको अगर एक रिलेशन याद आए, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो रिलेशन क्या थी? ये थी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है। याद करो रिलेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन ना। इतना क्लियर है? अच्छा, मैं इसको कुछ बदल देता हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज लिखता जा रहा हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यानी वेट। चलिए, जगह नहीं है, मास नहीं लिखा, वेट लिख दिया। और इसे लिख देता हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, इनटू एन। अब एन की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो एन की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। चलेगा? ये पूरा लिख दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है भाई? लेकिन इसमें से मुझे एक चीज तो बहुत इजी पता चल रही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मुझे सीधा पता चल रहा है। और यहां से देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालूंगा? कार्बन का था 12, लिख दूं यहां बोलो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये तो हम निकाल सकते हैं ना, कैसे चेक करिए जरा। कार्बन का कितना होता है? 12। कितने कार्बन है? डी। हाइड्रोजन का कितना होता है? इनटू ऑक्सीजन का, वो कितना आ रहा है? 36। बोलो 42, 52, 59। क्लियर है क्या? चलेगा? अच्छा, एक तरीका और है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो, मुझे दो चीजों की जरूरत है, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की जरूरत है, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की। तो मुझे कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, और कॉमन फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला को। एम्पिरिकल फॉर्मूला को, नॉट मास को, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है? तो मुझे पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालने का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ये निकालना है मुझे। तो मेरे को डेटा दिया गया पहले से 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितनी दी है बताओ? कितना आ गया? 180 आ गया। चलो ठीक। अब हमें पता है कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। याद करो, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो देखो यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? बता दो आप, इनटू एन। ठीक है? अच्छा, पहले ध्यान दो, एन की वैल्यू निकाल रहे हैं यहां से, तो क्या करें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है? 180 डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना निकाला था? ये तो बहुत इजी आ गया है। कितना आया? 2 आ गया। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दो यहाँ, क्या था? C3H7O मल्टीप्लाई बाई 2। क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H14, समझ आ रहा है? O2। दिस इज द मॉलिक्यूलर। इज क्लियर और नॉट? हाँ भैया, बताओ, कोई दिक्कत किसी को? विवेक, समझ आ रहा है? अच्छा, एक मैं न्यूमेरिकल, एक मिनट, एक न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ, मैं नोट करेंगे, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये हटा दूं क्या? हाँ, मैं नोट करते जाता हूँ। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक, बहुत हो गया ऑर्गेनिक, चेंज कर रहा हूँ, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे देता हूँ। ठीक है, एंड कंपाउंड, जो हमने कंपाउंड क्या दी, ठीक है, कंटेन्स, पूरा सिंपल दे दूं, अच्छा खासा दे दूं, बस कोई छोटी सी कैलकुलेशन ही तो करनी है, बाकी तो सब तरीका आपको पता ही। ठीक है,
organic compound contains 32.38% सोडियम। ठीक है। सल्फर ये ले लो आप 22.57, ठीक है। एंड ऑक्सीजन 45.5%, 0.5%। ठीक। कैलकुलेट इंपायरिकल फॉर्मूला ऑफ द इंपायरिकल, केवल इंपायरिकल पूछा है मैंने, ठीक है। इंपायरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अच्छा ये क्वेश्चन और दिया हूं मैं, आप आराम से करते हैं, ठीक है। दे दूं, बोलो। एंड कंपाउंड contain .8% of iron, Fe, and बाकी का बचा है 22.2, ठीक है। 22.2 ये ना ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैलकुलेट empirical formula of the compound. Calculate empirical formula of the compound. लेकिन इसके लिए थोड़े से डेटा की जरूरत पड़ेगी। इसका कितना मास होता है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, आयरन का 56, बाकी ऑक्सीजन का आपको पता ही है 16, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, आराम से कर लोगे, आयुष कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir.